हेलो हाय गुड इवनिंग। मैं कार्तिक। हमने अपनी इकोनॉमिक्स क्लास 10 की जो चैप्टर सेकंड चैप्टर हमने वो चैप्टर शुरू किया था और ये इसमें 4 क्लासेज हो चुकी हैं और 2 क्लासेज और बची हैं। मुझे लगता है इसमें कंप्लीट करा दूंगा अच्छे से। और मैंने जितना बताया आपको समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस लेक्चर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। समझना जरूरी है, रिविजन भी जरूरी है। रिविजन किस लिए? या आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। इंटरेस्टिंग क्यों? इस सारी चीज जीडीपी के बारे में आप पहली बार पढ़े। जीडीपी अपने बस नाम में सुनोगे, जीडीपी इतना है, ये उतना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। आपको जीडीपी पर पहली बार ध्यान है, जीडीपी बार सुन रहे हैं। बस इस सेक्टर का ग्रोथ ज्यादा है, हमें इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए आगे कदम उठाने हैं। तो आपको इस चैप्टर में मजा आना चाहिए। चैप्टर क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें हमने 4 क्लासेस कर चुके एक्चुअली। इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है? अलग अलग सेक्टर्स के जो कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग सेक्टर्स में क्या आते हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने क्या सेम तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है या समय के साथ इवॉल्व हुए हैं वो लोग। उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में हमेशा तरह सेम रहा है या टाइम पीरियड के साथ इवॉल्व हुआ है। और अभी हमने कुछ पढ़ा था, टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस आ चुका है आज के समय में। वर्ल्ड वाइड ही, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है। टर्सरी सेक्टर मेजर रोल प्ले करता है किसी देश की इकोनॉमी में। टर्सरी सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे आपकी कंट्री डेवलप मानी जाती है, डेवलप मानी जाती है। अमेरिका को डेवलप कंट्री बोलते हैं, जापान को डेवलप कंट्री बोलते हैं। क्यों? देखा जाए जो वो सर्विसेज देते हैं, रेलवे एज ए सर्विस देते हैं। रेलवे एज ए सर्विस, जापान की जो ट्रेन है 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। इंडिया में ट्रेन से क्या बात करें, 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगी, उसमें भी देरी से चलती है। बराबर डिले होना है, बेसिक फैसिलिटी है, फिर भी इसमें सर्विसेज में डिफरेंस है। तो सर्विसेज जिस देश की जितनी अच्छी होगी टर्सरी सेक्टर की, वो इंटरनेट सर्विस हो, कम्युनिकेशन हो, कोई भी। और आर्मी एज सर्विस, डिफेंस एज सर्विस भी ले रहे हैं तो उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो किस सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं? टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को मानते जिस देश की सर्विसेज ज्यादा अच्छी है, टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ जितना अच्छा है, टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ जितना अच्छा हो, टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ जितना अच्छा होगा उस देश की इकोनॉमी उतना ही ज्यादा बूस्ट करेगी, उस देश की इकोनॉमी उतना ही ज्यादा अच्छी होगी। तो किसी भी देश की आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जिस देश की इकोनॉमी में टर्सरी सेक्टर ग्रोथ अच्छा है, वो देश डेवलप है। कोई भी देश ले लीजिए, रसिया है, अपना अमेरिका है, जापान है, ये सारी देश डेवलप है। आपको 24 घंटे लाइन मिलेगी, पानी मिलेगी, जितनी भी सर्विस अच्छी मिलती है तो उनका ग्रोथ ज्यादा है। टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सर्विसेज आप इंडिया में देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि पैसा है, जनरेट कर रहे हैं, कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, कुछ जीडीपी में ग्रोथ होगा, आपको लगता होगा 80% सर्विसेज जो भी आप इस्तेमाल करें वो टर्सरी सेक्टर की। क्या कौन सी सर्विस? आप स्कूल जाते होंगे ना, तो स्कूल क्या है? टर्सरी सेक्टर है। डॉक्टर क्या जा रहे हैं? टर्सरी सेक्टर है। टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पार्क, किसी थिएटर में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, वो भी अपनी सर्विसेज दे रही हैं, 90% 80 to 90% चीजें आपको टर्सरी सेक्टर के अंदर आती। वही रीजन है कि वो समय के साथ नई चीजें भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 5 साल पहले नहीं थी। गेमिंग एज सर्विस आ चुकी है, गेमिंग एक सर्विस हो चुकी है। गेमिंग प्रॉपर प्रोफेशनल गेमर है, यूट्यूब पे देखने जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग हटाइए, अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में क्या प्रोफेशनल क्रिकेटर है, प्रोफेशनल जो देश के लिए भी खेलते हैं, फ्रेंचाइजी के लिए भी खेल रहे हैं। तो क्या वो टर्सरी सेक्टर है तो प्रोफेशनल प्लेयर है। व्हाट दे से, आई एम प्रोफेशनल प्लेयर, they are professional players, so they are serving, they are giving services to their teams और एज एन और नेशनल बोर्ड को भी सर्विस दे रहे हैं। जैसे विराट कोहली बीसीसीआई के लिए भी खेलते हैं, आरसीबी के लिए भी खेल रहे हैं, तो अपनी क्या सर्विसेज तो दे रहे हैं, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनका काम है, तो उस सर्विस को दे रहा है। तो आपको जो भी मनोरंजन की चीज हो, मनोरंजन है, आपको घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म है, सारे सर्विस टर्सरी सेक्टर में आती है। तो आपको समझ में आया टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ क्यों है। अभी टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि पोर्ट बन रहा है, कोई पोर्ट बनता है, बिहार में कितने पोर्ट अभी बने हैं, तो सारी बात हुई कि बिहार में इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। तो क्या पोर्ट है तो पोर्ट में सामान आएंगे, यहाँ से सामान विदेश जाएगा, विदेश से डायरेक्ट प्रोडक्ट बिहार में आएगा, फायदा होगा ना सर। यहाँ पे नई फैक्ट्री जाएंगी, सोचेंगे पोर्ट्स के अगल बगल ही फैक्ट्री लगा लो। तो मैंने आपको इतना समझा, अब इससे अधिक डिटेल आपको जानना नहीं और इतना समय भी इस चैप्टर पर नहीं देना है। तो अभी तक हमने क्या टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ के फैक्टर्स मैंने 4 बताए थे। न्यू बेसिक सर्विस में स्कूल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, आर्मी, बैंक, इंश्योरेंस और फिर मैं सेकंड पॉइंट बताया था आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? मोर इनकम मोर सर्विसेज। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। जितना आप कमाएंगे उतना ही खर्च करता है, आप जितना कमा रहे उतना ही खर्च करते हैं। अब बस पैसा आ रही टूरिज्म के लिए यूरोप जाएंगे, आप यूरोप जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तो आपके पास पैसा है तभी तो, नहीं तो आपको टूरिज्म के लिए बगल के गाँव घूम के आ जाए।
और नानी घर घूम के आ जाए, अभी समर वेकेशन होने वाली है तो। लेकिन बस पैसे हैं, आपको पैसे सोचना, इनकम है, तब तो सोचेगा मैं टूरिज्म के लिए यहाँ जाऊँ। खाना खाना है घर पे मन नहीं करता, चलिए रेस्टोरेंट घूम के आते हैं, रेस्टोरेंट से मंगा दे रहे, जोमेटो से जाना क्यों, जोमेटो से सर्विस, जोमेटो से खाना मंगा लेते, वो भी तो सर्विस है, टैक्सी सेक्टर ही तो है। कुछ सामान है, ब्रेड लाना, दूध लाना, आपको मन नहीं कर रहा, कौन जाएगा नीचे, कौन जाएगा दुकान से बगल के लाने, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेते, 10 मिनट में सामान घर पे आ जाएगा, 10 मिनट में सामान घर पे आ जाएगा। तो वो क्या सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। चौथा मैंने क्या बताया था, चौथा क्या था, न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एआई है। एआई क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है आपकी, चैट जीपीटी जो आप मेटा आई से पूछते हैं, गूगल से बोलते हैं, हे गूगल, हे सीरी, तो क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आप गेम खेल रहे हैं, आप लाइव गेम खेल रहे हैं, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में बैठे हैं, किसी से बात करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको लगता है कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। आज से 20 साल पहले नहीं था कि आप बात कर ले इतना इजीली, तो कम्युनिकेशन में भी आ गया, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं तो पार्ट है। तो आप कहीं से भी बैठे किसी से वीडियो कॉल से बात कर पा रहे हैं, इसमें क्या ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी से पैसा, अच्छा पैसा लगा है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी डीप सीक के बारे में आपने अगर सुना होगा, क्लास 10 में तब सुनते हो, अवेयर है कि नहीं, नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज से अवेयर है कि मुझे नहीं पता, लेकिन डीप सीक जब सुने, और डीप सीक जब आया तो अमेरिका के कितने लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। नई टेक्नोलॉजी आई, सस्ते में चीजें बनी, तो उसमें लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगता है। फिर उसके बाद ग्रोक आया, ट्विटर का जो ग्रोक है, मैं कल नाम भूल रहा था, सर न्यू टेक्नोलॉजीज है। गेमिंग एज ए सर्विस बन चुका है, गेमिंग प्रोफेशनल गेमर है जो पबजी और क्या नाम है उसका, फ्री फायर खेलते हैं, पबजी और फ्री फायर करते हैं, वो सर्विस दे रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी तो है, वैसे पैसा इनकम जनरेट कर रहा है। तो हमने अभी तक इतना पढ़ा था, मैंने आपको 5 मिनट 7 मिनट में रिवीजन भी करा चुका हूँ। तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। टर्सरी सेक्टर हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें आगे बढ़ना कैसे, हमें अब क्या देखना है। तो जैसे मैंने पता है टर्सरी सेक्टर ग्रोथ हमेशा से ऐसा नहीं रहा। इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया ही छोड़िए, जो वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज भी हैं, वो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर से ही शुरू किया, फिर सेकेंडरी पे गए, फिर टर्सरी पे आए, धीरे धीरे ग्रोथ होता है। हर सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है, हर सेक्टर का इंपॉर्टेंस इक्वल टाइम में सेम नहीं रहा है। आज से 20 साल पहले सर्विस सेक्टर इतना डेवलप नहीं था। प्राइमरी सेक्टर की ही हम मानते थे मेजर इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी का पार्ट है, इसमें ही डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें ही इनोवेशन होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन नहीं, आज हम किस सोचते, सर्विस सेक्टर की ओर जाए, सर्विस सेक्टर की ओर जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश जाते हैं, बोलते हैं कहाँ से बिजनेस टाइकून से मिलते हैं, एलोन मस्क से मिलते हैं, तो बोलते हैं भाई इंडिया में टेक्नोलॉजी कार लाइए, अपना इन्वेस्टमेंट दीजिए, क्या टर्सरी सेक्टर है ना, सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। स्टारलिंक का जो इंटरनेट सर्विस है वो इंडिया में लाने की बात करते हैं। जियो के साथ मर्जर हुआ, जियो के साथ जो मर्जर हुआ, तो क्या इंडिया में सर्विस देने की बात की, इंडिया में सर्विस देने की तो बात की। तो क्या हम देख रहे हैं, हर सेक्टर का ग्रोथ समय समय टाइम टू टाइम पीरियड पे डिफरेंट रहा है। कभी प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट था, कभी सेकेंडरी, आज के टर्सरी है, आज के समय टर्सरी है। अभी कुछ सालों तक तो नहीं, मुझे नहीं दिखता कि कोई और सेक्टर डोमिनेट करने वाला है, और अब करेगा भी नहीं, शायद मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। कभी सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा, वो कभी मेजर इकोनॉमी की तरफ बूस्ट कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में कंट्रीब्यूट ना करे। लेकिन अभी के समय में क्या, टर्सरी सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं बताता हूँ क्या है, आगे क्या पढ़ना है। आपके बुक में 2-3 ग्राफ दिया हुआ है, शेयर ऑफ सेक्टर और शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। शेयर ऑफ सेक्टर मतलब क्या, जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। क्या दिया, 2 ग्राफ दिया, शेयर ऑफ सेक्टर 2 ग्राफ है, मैं पहले देता फिर ग्राफ भी बना देता हूँ। शेयर ऑफ सेक्टर 2 ग्राफ है आपके बुक में। शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट of different sectors over the period of time। क्या शेयर ऑफ सेक्टर और शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है, उसका शेयर क्या है वो आपके बुक में क्या दिया, 1973 का दिया और सन 2000 का दिया है, 1973 एडी और 2000 एडी। तो उसके बारे में उस 2 ग्राफ में कंपेयर करके दिखाया कि इस समय में इतना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था। और दूसरा में क्या दिया, क्या पढ़ना, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। 1953 या 1973 में जो एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो था उस टाइम पे था, तो कितने लोग एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में जाते थे और आज के समय किस सेक्टर में जाते, आपको इस ग्राफ के बारे में जानते। मैं आपको ग्राफ बनाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा और इसमें ज़्यादा समय नहीं देगा। मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। पहले हम ये क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ सेक्टर का ग्राफ बनाते हैं। शेयर ऑफ सेक्टर,
एक है 1973 2003, यानी 30 साल बाद का ग्राफ है, 30 साल का डिफरेंस दोनों में। और इसमें क्या है 40%, इसको हम परसेंटेज से डिनोट करेंगे। जीडीपी, जीडीपी तो परसेंटेज है, जीडीपी शेयर है 10, आई थिंक 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70, 80, 90 और यही 100 रहा, 100 रहा। और इसमें क्या है 2 ईयर दे दिए, 1973 दे दिया आपको इंडिकेट किया, और 2003 1973 और 2003। और इसमें अलग कलर से मैं डिनोट करूंगा। ये जो नीचे में रेड कलर से दे रहा हूँ 40% का पास, ये आपकी प्राइमरी सेक्टर है, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर डिनोट कर रहा हूँ। कौन सी लाइन क्या क्या चीज बता रही है, कौन सा कलर क्या है, प्राइमरी ये जो लाइन है प्राइमरी सेक्टर होगी, इसके ऊपर क्या है जो ये 45% से 65% तक जो दिया है, ये क्या है सेकेंडरी सेक्टर। इस आप ग्राफ सबको जल्दी समझ में आएगा, और क्या इंपॉर्टेंस रहा है अलग टाइम पीरियड में आपको ये भी बता दूंगा। और जो लास्ट बच्चा 35%, ये क्या है टर्शियरी सेक्टर, नीचे लिख देता हूँ लाइन में लाइन करेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। टर्शियरी, टर्शियरी सेक्टर। और 2003 में क्या बात रही इसमें आप देखिएगा चेंजेस क्या है। 2003 आते आते ये जो ग्रोथ 45% थी अब कहाँ आ गई, नहीं सिमट के आ गई। जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन की है। और ये जो जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस में अलग है, जीडीपी वाई एक्सिस में क्या दिया है वर्टिकल लाइन जो इसमें क्या दिया है जीडीपी ग्रोथ कर, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के मैंने लिख भी दिया है, आपको समझ में आएगा इससे। तो ये 2003 आते आती है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया। उसके बाद क्या रहा, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में मेजर चेंजेस नहीं आए। सेकेंडरी सेक्टर में आपको मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में आपको मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या आपको जो डिफरेंस दिखाई देगा, ये जो बड़ा वाला चार्ट है ना, ये जो ऊपर ग्रीन मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये टर्शियरी सेक्टर, ये अब देखिए मैंने क्या बनाया है मैं बताता हूँ। जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की जो लाइन इसमें मैंने जीडीपी को इंडिकेट किया है, इसमें 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60, 70 सब्सिक्वेंटली मैंने 100 तक लिखा है। उसके बाद नीचे 2 ईयर इंडिकेट किया गया 1973 और 2003 1973 में जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है क्या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। मैंने रेड कलर से प्राइमरी लिखा, सेकेंडरी सेक्टर को ब्लैक कलर से, टर्शियरी को ब्लू कलर से। तो अलग अलग टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस देखिए 1973 में देखेंगे तो जीडीपी में ग्रोथ कितना रहा इसका, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या 45% तक कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। 45% कंट्रीब्यूशन किसका है प्राइमरी सेक्टर का। वही 2003 आते आते देखिए उसमें दोनों मेजर चेंजेस देखिए, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन घट के आधा हो गया 25% आ चुका है। तब यही शिफ्ट दिखाई देगा, यही जो चेंजेस प्राइमरी सेक्टर में ना आपको ये सेम चेंज टर्शियरी सेक्टर में दिखाई, टर्शियरी सेक्टर में आपको ये चेंज दिखाई देगा, चेंज टर्शियरी सेक्टर में दिखाई देगा। जो इसमें पहले 25 से 30% था अब कितना हो चुका है 50%, 55% का अराउंड आ चुका है। टर्शियरी सेक्टर जो 1973 तक जो हमारी इकोनॉमी में हमारे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है 25 से 30%। वही 2003 आते आते 2003 आते आते उसका ग्रोथ कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, उसका ग्रोथ देखिए कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन 55% हो चुका है। उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शियरी सेक्टर की 55% हो चुकी है। यही शिफ्ट है, इसी को बोलते हैं शिफ्ट बोलते हैं। सेक्टर में शिफ्ट, जो सेक्टर का इंपॉर्टेंस है, जो सेक्टर का इंपॉर्टेंस है प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस 1973 तक 1973 उससे 10 साल पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका था, ग्रीन रेवोल्यूशन हो चुका था, हमारी सरप्लस प्रोडक्शन हो रही थी,
ये भी देखिए आपको कनेक्ट करना होगा, हिस्ट्री से भी कनेक्ट करना है आपको, ज्योग्राफी से भी करना है, पॉलिटिकल साइंस भी करना है। आप बस इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह पढ़िए, उसको कनेक्ट करिए, मल्टीपल डिमेंशन में जाइए, इंटरलिंक करिए चीजों को। तो उससे क्या, उससे 10 साल पहले 1973 से पहले 1963-64 के टाइम में, 65 के टाइम में का ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था इंडिया में, तो सरप्लस प्रोडक्शन होते, जीडीपी में ग्रोथ था, जीडीपी में ग्रोथ था, 45-50% का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। वही अगले अगले 30 साल, मुझे 30 साल बाद देखिए टर्सी सेक्टर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। टर्सी सेक्टर में ग्रोथ मिला ना, तो आपको क्या समझ में आया इससे कि क्या देखने को मिला कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टर्सी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन टर्सी सेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज चेंज सिग्निफिकेंटली। समझ गए ना, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तो ग्राफ की तरह से इजीली जो आपका बुक में दिया ग्राफ मैंने इस्तेमाल यूज किया है, और आपको मैंने इजीली समझाने की कोशिश किया। आपको समझ में आया, समझ में आना इंपॉर्टेंट है, समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया भी होगा, मैंने आपको इजीली बताने की पूरी कोशिश की, तो मैं इसे मिटाऊं। और सेकंड ग्राफ है क्या हमारा, एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया है क्या, सिर्फ सेक्टर में ही। जो आपको दूसरा ग्राफ में क्या पढ़ना है, दूसरे ग्राफ में क्या आपको देखने को मिला कि प्राइवेट सेक्टर में तो जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करे, क्या लोगों ने भी एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर में, जो जितने लोग काम करते थे प्राइवेट सेक्टर में, जो 1973 टाइम जो जितने लोग काम कर रहे थे, जिनकी जीविका का साधन था प्राइवेट सेक्टर का, 2003 आते आते प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन कम हो गया, क्या लोगों ने भी अपना रोजगार कम कर दिया इसमें, क्या सेम लोग पार्टिसिपेट करें या कम लोग आ गए हैं उस सेक्टर में, कम लोग बचे हैं, ये भी देखना होगा। अगर ये सेक्टर बढ़ गया है 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में अगर 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या सेक्टर में क्या लोग भी वैसे बढ़े हैं सब्सिक्वेंटली, अगर 55% बढ़ ये हो गया है, 55% हो चुका है, क्या लोग भी उस रेशियो में बढ़े हैं, क्या इंप्लॉयमेंट भी उतना दे रहा है क्या जितना प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। आपको दूसरे ग्राफ से ये देखने को मिलेगा, मैं आपको दूसरा ग्राफ बना के बताता हूँ। गर्मी आ गई यार, बहुत गर्मी है। ये आपका सेम रहेगा, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, मैं इरेजिंग कर देता हूँ, दोबारा बना दूंगा, अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा ग्राफ हमारा क्या है, शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, दूसरा क्या है, शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। जो चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं देखिए जो कोई भी चीज मैं बता रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल से अलग अलग तरह से लिंक करके मैं बता रहा हूँ, आपको भी याद रखना है। आपको भी इस शॉर्ट नोट्स में बना के मल्टीपल पॉइंट्स में आपको चलते फिरते भी दिमाग आना चाहिए, क्या टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ के रीजन क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको रियलिटी दिखनी चाहिए। क्या आज से 10 साल पहले जोमेटो नहीं था, ब्लिंकिट नहीं था, इंटरनेट सर्विसेज अच्छी हुई है, तभी तो टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ है। आपको दिखना चाहिए सारी चीजें, रियल है चीजें सारी, थियरी नहीं है। दूसरा ग्राफ क्या हमारा, शेयर ऑफ सेक्टर, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। गर्मी बहुत ज्यादा है यार आज, चलिए कोई बात नहीं, मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो अगर देखिए ग्राफ है बना रहा हूँ, सेम ग्राफ बनाना है 1973 2000 में। मैं चाहता था उसमें चेंजेस कर सकता, मैं चाहता था डायरेक्ट उसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे हो जाता, लेकिन मैं दोबारा बना रहा हूँ, आपको भी दोबारा बनाना है, और इसको ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट इंटर रिलेट करता है। दोनों क्या देखने आपको इसमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला, कॉन्ट्राडिक्शन क्या, भले ही लोग टर्शियरी सेक्टर में जीडीपी में ग्रोथ ज्यादा मिल गया, जीडीपी में ग्रोथ ज्यादा भले ही हो गया, लेकिन लोग वैसे नहीं बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता था उतना उस मामले में नहीं बढ़ा है। इससे अगला आगे का पॉइंट इंटरलिंक होगा कि अगर सेक्टर में ज्यादा परसेंट प्राइवेट सेक्टर में लोग कम नहीं हुए हैं, जीडीपी में ग्रोथ कम हो गया, लेकिन तो एक्स्ट्रा लोग कौन है, एक्स्ट्रा लोग है क्या, वो है तो उसको क्या हम बोलेंगे, उस टर्म को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस टर्म को क्या बोलेंगे। उसने आपको 8 या 9 में ही पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा, फिर मैं बताता हूँ। ये 0 10 20 30 40 50 60 80
90 100। आपका लिख भी दूंगा, इंडिकेट भी कर दूंगा कौन सा कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा सेक्टर इंडिकेट कर रहा है, मैं दोबारा लिख भी दूंगा, ध्यान से देखिएगा इसमें। देखिए मैं लिखता हूँ, ये जो कलर है कौन सा है, और उसके बाद सेकेंड सेक्टर का जो कलर है इसको डॉट कर देता है, इस बुक में दिया होता है, मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों की ब्लू कलर से लिखता हूँ। ये कौन सा सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को इंडिकेट करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। टर्सरी सेक्टर देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, ईयर तो लिखना भूल गया, ईयर कौन सा है, सेम ईयर जो इससे पहले एग्जांपल में लिया था हमने 1973 और 2003। आपको देखने को क्या मिल रहा है, अब पहले पर ध्यान से नोटिस की और एनालिसिस करने की कोशिश करिए क्या है। आपको देखने को जो प्राइमरी सेक्टर है, जो रेड कलर से है प्राइमरी सेक्टर, उसमें 1973 तक कितने लोग पार्टिसिपेट करते, कितने लोग काम करते थे, कितने लोग की मेजर इनकम का पार्ट था जो जो फॉलो करते थे, लोग कितने 70 से 75% लोग वो काम को प्रैक्टिस करते थे, 70 से 75% लोग उस काम करते थे। लेकिन वही सन 2003 आते आते कितने लोग बचे, 60 से 65%। तो आपको बहुत ज्यादा डीप देख, बहुत शार्प टर्म देखने को नहीं मिला, बहुत शार्प डीप देखने को नहीं मिला, मेजर चेंजेस आए, 30 साल में 10% का डिफरेंस आया। और इससे पिछले एग्जाम्पल में क्या था, पिछले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो देखिए पहले 45% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती थी, वही 2003 आते आते क्या 20% बची। तो क्या चेंजेस दिख रहा है, जो चेंज जीडीपी कंट्रीब्यूशन में था वही चीज क्या एम्प्लॉयमेंट में है, नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। भले ही प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो गया, भले ही प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या, एग्रीकल्चर ना, फार्मिंग, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भले कम हो गया, अभी भी जो रियलिटी अभी भी है प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता, उसकी 1/4 तरह के क्वार्टर में आती है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भले ही कम हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भले ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो गया, लेकिन क्या जितने लोग इसमें कार्यरत थे, जो एम्प्लॉयड थे यहाँ पे, क्या वैसा ही शार्ट टर्म देखने को मिला है, उतना ही डिफरेंस देखने को मिला है इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट में, नहीं, लोग अभी भी ज्यादा हैं, लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, भले ही कंट्रीब्यूट कम कर पा रहा हो जीडीपी में कंट्रीब्यूट भले ही कम कर रहा हो। क्या देखने को मिल रहा है इस एग्जांपल से, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटा है, हाँ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो घटा है प्राइमरी सेक्टर की, क्या एम्प्लॉयमेंट में कम हुआ है, नहीं, यही कॉन्ट्राडिक्शन है। पहले लोग ज्यादा थे तो फिर भी जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था जीडीपी में, अब लोग उतना ही है, वो थोड़ा कम आया, लेकिन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम हो गया। तो एक्स्ट्रा लोग हैं ना जीडीपी में, जो एम्प्लॉयमेंट में इतने लोग हैं, अगर इतने लोग
इतना ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जीडीपी में, इतना ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जीडीपी में, इतने लोग मिलके। तो क्या ये लोग एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? आपको क्या मैं समझा, जैसे 10 लोग थे 1973 तक, 10 लोग मिलके 80 रुपये कमाते थे, 10 लोग मिलके 80 रुपये कमाते थे, समझिए। तो वही 2003 आते आते कितना हो गया, 10 लोग 80 रुपये कमाते थे। अब 2003 आते आते 100 रुपये में 70 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ। 1973 में 100 रुपये की मैं बात करूँ तो 10 लोग मिलके 70 रुपये कमा लेते थे। 1973 में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। और 10 लोग 1973 में 80 रुपये कमाते थे मिलके, 10 लोग 80 रुपये कमाते थे। वही 2003 आते आते कितना कमाने लगे, 35 रुपये कमा रहे हैं। अब कमाई तो मैंने बात कर ली, जीडीपी की बात कर ली, इनकम की बात कर ली। अब लोग देखिए, पहले 10 लोग मिलकर 80 रुपये कमाते थे, अब 10 लोग मिलकर 35 रुपये 2003 में कमा सेम। अब इसमें चेंजेस देखिए क्या हुआ, इसमें डायलेमा क्या है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या मैं बता रहा हूँ। पहले लोग ज्यादा थे, मतलब पहले लोग ज्यादा थे 80 रुपये कमाते थे। अब लोग कम नहीं हुए, लेकिन कमाई घट गई, लेकिन लोग ने जो कम नहीं हुए, देख रहे हैं लोग बहुत कम चेंज आए हैं, बहुत माइनर चेंज है, 10% का चेंज है, लेकिन क्या कमाई में चेंज दिख रहा है आपको? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में चेंज दिखा है 25% का चेंज दिखा, लेकिन क्या पीपल जो लोग हैं उसमें कमी दिखी है? नहीं दिखी। तो क्या इससे आप क्या समझ रहे हैं, लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर पे निर्भर जाते हैं, डिपेंडेंट जाते हैं, उस पर ही अभी रिलाई करते हैं। वही उनकी रोजी रोटी का साधन है, वही उनकी डेली ब्रेड अर्निंग का साधन है, जो उनके घर चल रहा है अभी प्राइमरी सेक्टर से चल रहा है। तब क्या समझना है इससे? आप इसे ध्यान से सोचिए 1 मिनट, क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आया? सोच लिया होगा, मैं बताता हूँ। लोग अभी भी ज्यादा हैं, इनकम कम है, लोग ज्यादा हैं, इनकम कम है। तो क्या समझे, लोग ज्यादा हैं बहुत, मतलब आप लोग को जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको हटा दें, फिर भी इनकम उतना ही रहने वाली है। जो एक्स्ट्रा लोग हैं इनकम फिर भी उतना ही रहने वाली है। कोई कंपनी है, उसे 10 लोगों की जरूरत है, वो 10 लोग 1000 रुपये कमाने का, कंपनी को 1000 रुपये कमा के दे रहे हैं, तो वो 10 लोग कंपनी को 1000 रुपये कमा के दे रहे हैं। लेकिन दूसरी कंपनी है, वही सेम 1000 रुपये कमाने के लिए, 16 लोगों को रखा, 16 लोगों को हायर कर रखा, समझे? कोई कंपनी है, मैं इसे इरेज कर दूं, आप इसे समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर आप बुक में देख लीजिएगा, ग्राफ आपको दिया हुआ है कैंडिडेट में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ग्राफ को आप डीपली इनरूट कर लीजिए माइंड में कि चेंजेस क्या आया है, जिस तरह का सेक्टर में ग्रोथ आया, सेक्टर में चेंज आया, क्या एम्प्लॉयमेंट में चेंज आया है? नहीं। भले ही इनकम ज्यादा आ रही सेक्टर से, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं आए उस सेक्टर में। क्या डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई शॉप आपको ज्यादा मिलती है क्या? बैंक से आपको ज्यादा मिल रहा है अभी कि आप निकले, हर जगह बैंक है। कि आप गांव में ले आएंगे तो 70 से 80% लोग आपको किसान मिल जाएंगे, वो खेती करते हैं, खेती प्रैक्टिस करते हैं। क्या गांव में आपको गांव में 20 डॉक्टर देखने को मिलते हैं क्या? नहीं मिलेंगे। तो क्या समझ रहे हैं, लोग उतना ही है, भले ही इनकम कम हो गई है उनकी, लोग उतना ही है, इनकम बस कम होगी, यानी लोग एक्स्ट्रा है। इसमें क्या है, एक कंपनी ये कंपनी है 10 लोगों को हायर कर रखा है, 10 एम्प्लॉय 10 लोगों को हायर कर रखा है। तो कितना कमा के दे रहे कंपनी को, कितना कंपनी में कोई इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं? इसको मान लीजिए 1000 रुपये, 1000 रुपीज। कोई कंपनी बी वही क्या 16 लोगों को हायर कर रखा है, 16 लोग एम्प्लॉय उस कंपनी में है। वो कितना रुपए दे रहे हैं कमा को कंपनी को, कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं कंपनी को, प्रॉफिट दे रहे हैं 1000 रुपए की। यानी क्या, इस कंपनी में जो कंपनी बी है, यानी कंपनी जो बी है, इसमें क्या 6 लोग ज्यादा है इस कंपनी में, फिर भी क्या इनकम बढ़ी है? क्या उसी मात्रा में जितने लोग बढ़े, क्या जीडीपी में या इनकम में इनके ग्रोथ दिख रही है? नहीं। तो क्या आप समझ, इसमें यहाँ लोग ज्यादा हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ और यहाँ में अंतर क्या, लोग ज्यादा हैं लेकिन इनकम सेम। तो क्या यहाँ लोग ज्यादा हैं, आपको ये अधिक एक्स्ट्रा लोग को हटा भी देते हैं। अगर आप ये एक्स्ट्रा लोग को हटा दें, क्या होगा, एक्स्ट्रा लोग को हटा दें फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा, और ये कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, 6 लोगों को ले ऑफ कर देती है। जैसे आपको सुनने को मिलता होगा माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। ले ऑफ मतलब क्या, फायर कर, मतलब कंपनी से निकालना। जैसे आपको अभी सुनने में बहुत लेटेस्ट सुनने में आ रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा रहे, लोगों को जॉब खा रहे। जॉब खाने मतलब क्या,
लोग इतना ऑटोमेटेड हो चुका, हर वर्क इतना ऑटोमेटेड हो चुका है कि लोगों की जरूरत ही नहीं रही। लोग मैनुअल वर्क होता था, अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, सब कुछ बस कोडिंग से हो रहा है। तो क्या यहाँ पर लोग जाते हैं ना, अगर कंपनी स्ट्रिक्टली उनको नोटिस दे दिया, फरमान दे दे कि आप लोग काम अच्छे से करें, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। 6 लोगों को निकालने के बाद बोले जितने बाकी 10 लोग बचे अगर काम नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं दिखता है, आपका परफॉर्मेंस नहीं दिखता है, तो आपको भी निकाला जा सकता है। क्या ये पूरी इफिशिएंटली काम करेंगे, पूरी इफिशिएंटली काम करेंगे, सेम इनकम जनरेट करके देंगे, सेम इनकम जनरेट करेंगे। मतलब क्या, जो 6 पीपल्स थे, 6 लोग थे, 6 एम्प्लॉयज थे, 6 कम जिसमें एम्प्लॉय थे वो ज्यादा थे, तो क्या हम उसको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं? क्या एक काम के लिए 10 एक्स्ट्रा काम मिल रहा है? 10 लोग हैं लेकिन 10 लोगों की जरूरत, लेकिन वहां काम कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोगों की जरूरत है, तो वहां काम कितने लोग कर रहे हैं? वहां काम कितने का? 16 लोग, तो 6 लोग एक्स्ट्रा है ना, उसी को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। यही जो 6 लोगों को हम अलग सेक्टर में जॉब्स थे, अलग अलग स्किल्स सिखाएं। अगर फार्मिंग की बात करते हैं, अगर ये लोग फार्मिंग और इसको फार्मर कर दें, मान लीजिए हम फार्मर कर देते हैं, इसको फार्मर लिख दें, फार्मर क्या एंड हिज फैमिली, फार्मर एंड फैमिली। एक फैमिली है, इसमें 10 लोग हैं, उसको फार्म मेन एक हेड ऑफ द फैमिली और उसके फैमिली मेंबर से 10 लोग हैं। कितना हेक्टेयर जमीन है? 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर देता है। और यहाँ भी कितना है? 1 हेक्टेयर। कितना? यहाँ फार्मर है, मेन हेड ऑफ द फैमिली, हेड फार्मर एंड फैमिली, हेड फार्मर एंड फैमिली। तो क्या जो 6 लोग एक्स्ट्रा हैं, जो इसमें एम्प्लॉय हैं, तो हम उसे क्या नए काम क्या दे सकते हैं? उसको हम बोलेंगे जो 6 लोग एक्स्ट्रा है, उसको हम पहले बोलेंगे जो 6 लोग एक्स्ट्रा हैं, जो 6 लोग अधिक काम कर इसमें, 6 पीपल हु आर एक्स्ट्रा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। तो क्या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है? आपको काम ज्यादा लोगों की नहीं है, आपको काम उतने लोगों की नहीं है, लेकिन आप उतने लोगों को रख के काम करा रहे हैं। अगर वो लोग एक्स्ट्रा उस काम से बाहर निकले, कोई दूसरा काम करके अधिक इनकम जनरेट कर सकते हैं, अधिक ही इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, वही सेम काम कर रहे हैं, कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, बस जाएंगे काम पे, दिखाएंगे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन से कोई इनकम में जनरेट अधिक नहीं हो रहा है। तो इससे हम इन लोगों को अगर निकाल के दूसरे कामों में लगाए, फार्मिंग की बात करें तो किस काम में लगा सकते? बोलेंगे हम तो किसान है, क्या काम करेंगे? हम तो किसान है, क्या काम करें? हम मुझे खेती आती है, लेकिन खेती आती है उसमें क्या? आपसे धान और गेहूं क्यों उगाए? वो दूसरे जो मेजर क्रॉप्स है उसे क्यों करें? पीसीकल्चर को मछली पालन करें, हॉर्टिकल्चर फल लगाए, फल लगाए, उससे क्या होगा? एनिमल रेयरिंग करें, एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी करें, साथ साथ सिर्फ आप 10 हेक्टेयर की जमीन पे, 1 हेक्टेयर की जमीन पे सभी लोग उसमें क्यों काम करें? जो कामों का बंटवारा करते हैं, जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको अलग काम दे देगा, भाई आप ये काम करिएगा, आप ये काम करिएगा, इससे अधिक इनकम जनरेट होगा, तो हमें क्या करना है? हमें इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए क्या करना है? हमें इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए क्या करना है? हमको क्या करना पड़ेगा? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या आप इसी में काम करें, आप उससे कुछ बोलेंगे नहीं, कि भैया आप दूसरा काम देखिए, बोलेंगे ना? जो 6 लोग हैं एक्स्ट्रा है, मैं तो 6 लोग एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे तो फार्मर्स इंडिया में लाखों फार्मर्स ऐसे हैं, लाखों फैमिली ऐसे हैं, फार्मर फैमिली जो पूरे अपने तो काम करते हैं और अपने बच्चों को भी काम कराएंगे, अपनी वाइफ को, पूरे फैमिली को काम कराएंगे, लेकिन उतने लोगों की जरूरत नहीं। देखेंगे 2 लोगों की जरूरत, लेकिन काम कर रहे हैं कितने लोग? 7 लोग। जो बाहर पढ़ रहे हैं वो भी आ जाता है काम करने को, आप भैया कटाई का टाइम है, आप आ जाइए, लेकिन क्या उसकी सच में जरूरत ही नहीं है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उनको अलग काम दें, अलग काम सिखाएं, अलग स्किल सिखाएं, जिससे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट ना रहे। तो आपके बुक में क्या किया हुआ? उसे निपटने का चीजें, उसे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट दिया। इससे निपटने के लिए हम क्या करना? अलग स्किल सिखानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की न्यू मेथोडोलॉजी देनी पड़ेगी, स्किल्स देनी पड़ेगी। जैसे PMKVY है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, किस बारे में बात की गई? नई स्किल सिखाने, कंप्यूटर सिखाने की बात की गई, तो क्या हम कर रहे हैं? नए स्किल्स सिखाएं जिन्हें कि वो रोजगार मिले, उन्हें रोजगार मिले। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसको इसे टैकल करना। आपके इकोनॉमी में क्या पढ़ना होते हैं? इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है? कोई भी सब्जेक्ट है, और प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देना है ना। अगर आपको प्रॉब्लम पता चली ये है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है,
डिस्गाइज पीपल बैठे हुए हैं, जो लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों की जरूरत नहीं है, फिर भी बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे? उन्हें क्या घर में बैठे रहने दें? क्या कोई उन्हें स्किल सिखाए, आप ये करें भैया, आप ये कर लें तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ होगी। तो हमें प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी देना है, बस प्रॉब्लम नहीं लिख रहे, एग्जाम आप लिख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपसे, बस अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट लिख दिए, ये प्रॉब्लम्स है लिख दी, लेकिन उसको टैकल कैसे करना है, उसको उसे वे ऑफ क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में उसके बारे में ही बात करें, फिर भी तब आपको अधिक नंबर मिलेंगे, तब लगेगा आप अधिक जानते, अधिक लिखा है आपने, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि उसे सिर्फ बस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्यूशन को भी बताया। किसी भी एग्जामिनेशन का इंटरव्यू दे रहे हैं आप, किसी भी एग्जामिनेशन का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बात करनी है, जो आपके सामने एग्जामिनर बैठा होगा, जो आपको इंटरव्यू ले रहा है, वो तो आप सोचिए आपको आपसे सॉल्यूशन पूछे, भैया आप सॉल्यूशन तो बताओ, आपसे प्रॉब्लम्स ही गिनाए जा रहे हैं, सॉल्यूशंस भी बताए, तो सॉल्यूशंस को भी बताना, तो हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, और मैं इसे इरेज करता हूँ, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूँगा। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड है लोग, तो उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कराना, एम्प्लॉयमेंट कैसे दें उन्हें, तो अब इस बारे में बात करेंगे हम। आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इम्प्रूवमेंट भी की है अपने पिछले कुछ दिनों में, पढ़ाने की स्किल्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, मुझे लगता है मैं काफी धीरे बोल रहा हूँ, पहला दिन से धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, बस बोल नहीं रहा। और हमें क्या पढ़ना है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम कैसे जनरेट करें, ज्यादा से ज्यादा रोजगार, नए लोगों को रोजगार कैसे दें, नए लोगों को रोजगार हम कैसे देंगे, जो डिस्गाइज पीपल हैं, जो डिस्गाइज लोग हैं, उन्हें हम इकोनॉमी में कैसे लाएं, उन्हें हम मार्केट इकोनॉमी में कैसे लाएं कि वो भी कुछ काम करें, इनकम जनरेट करें, इनकम कैसे, उसके चार सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन लिखिएगा, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। जैसे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, क्या लिखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दूसरा पॉइंट क्या है, चीप क्रेडिट, थर्ड पॉइंट प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, फोर्थ पॉइंट प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन हम इससे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, मैं आपको क्विक में बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ इसमें क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वैसे हम इसको कल डिस्कस करेंगे, अब मैं इसके बारे में कल बताऊंगा, लेकिन मैं इसे 2-3 मिनट में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या, आप प्राइवेट सेक्टर में ही रहे, प्राइवेट सेक्टर में जो आप काम करते हैं तो वही क्या, आपको स्किल नहीं है कि आप टर्शियरी सेक्टर का काम करेंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर का स्किल है तो आपको एनिमल रेयरिंग भी करें, आप खेती करते थे, खेती से बाहर निकले, आप एनिमल खेती के साथ साथ एनिमल रेयरिंग भी करें, जानवरों को पालें, फिशी कल्चर मछली पालन करें, और क्या करेंगे, फल ऐसे फल लगाए जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट फल फूल, इसको अलग डाइवर्सिफाई, अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई करें, अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई करें, तब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नए सेक्टर्स को ढूंढे जहां आप काम पा सकें, जैसे फिशी कल्चर क्या, मछली पालन, गवर्नमेंट इन कामों को सब्सिडी भी देती है, डेयरी करें, डेयरी फार्मिंग करें, डेयरी करें, डेयरी खोल लें, अपना डेयरी फार्म खोल लें, ये जो सेक्टर्स है जो अंडर डेवलप्ड है, उसको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, आपको क्या सब्सिडी भी मिलेगी, और वीमेन है तो उसको और ज्यादा सब्सिडी मिलेगी, वीमेन को सब्सिडाइज करती है गवर्नमेंट,
तो आप क्या डेयरी कर लें, डेयरी फार्म कर लें, डेयरी फार्म खोल लें, क्या पीसी कल्चर करें, एनिमल रेयरिंग करें। इस सारी चीज़ों में आप अपने स्किल्स को बढ़ाएं, आप अपने जो काम करते हैं उसे डाइवर्सिफाई करें, उसे एक्सपेंड करें। आप यही बात कर रहे हैं। चीप क्रेडिट मतलब क्या? चीप क्रेडिट इसके लिए आप कह रहे हैं डेयरी फार्म, सर आप डेयरी फार्मिंग की बात करें, पीसी कल्चर की बात करें, इसमें तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल एक्सटेंसिव काम है ना ये सब। फल लगाने के जो बीज है, जो उसके देख रेख है, जो देख रेख में काम लगे, देख रेख में बताना बोले, देख रेख करें, उसके लिए भी लोग चाहिए। आपको हो सकता है आप एम्प्लॉय, आप खुद ही एम्प्लॉयड ना हो, आप लोग और इनकम जनरेट कराने के लिए आपको जो काम इतना बढ़ जाए, दूसरे लोगों को हायर भी करें, दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दें, दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दें। तो चीप क्रेडिट क्या है? जो आपको एक्सपेंशन के लिए आप बैंक से आपको लोन मिल सके, इजिली लोन मिल सके। रियलिटी ये सत्य है, भले आपको गवर्नमेंट कितनी भी बोले कि आप जाएं बैंक से लोन ले लें, लेकिन आप क्या भी लोन क्या अपने गांव से नहीं ले रहे हैं, ठेकेदार से नहीं ले रहे हैं, तो लैंड उनसे ही लेना प्रेफर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो बैंक में ज्यादा पेपर वर्क कोलेटरल लेना पड़ता है। जो किसान है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, उसे जानकारी नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी फ्रस्ट्रेट होंगे, इतने डॉक्यूमेंट मांगे, इतने सिग्नेचरी करनी पड़ेगी, इतने साइन करने पड़ेगी, इतना प्रूफ देना पड़ेगा, तो लोग कहते हटाओ यार। तो उसे हम क्या करना है? ऐसा फैसिलिटीज दें कि बैंक में जो गांव है वहाँ बैंक ओपन, पहले तो बैंक ओपन करना इंपॉर्टेंट है। किसानों को लोन दे, किसानों को लोन दे चीप क्रेडिट के लिए, प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज हो, बैंक हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। एजुकेशन और हेल्थ सबसे हर जगह इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन और हेल्थ अगर नहीं है, आपका शिक्षा नहीं है और आपके स्वास्थ्य नहीं है, तो आप कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। चीप फैसिलिटी, प्रोविजन, आपको ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंक आपको ट्रांसपोर्टेशन हो, आपको बेटर रोडवेज मिल जाए कि आपका जो गाँव है शहर के साथ जुड़ जाए। आपको जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मतलब क्या? एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जैसे अभी आपको सुनने में टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा हो गए, टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा हो गए। कभी सुनने को टमाटर के दाम बहुत कम हो गए, लोग अपने किसान खेत में ही छोड़ दे रहे हैं, सड़ने के लिए छोड़ दे रहा है। कभी क्या ऐसा क्या, इससे हमको निपटने के लिए क्या करना है? निपटने के लिए क्या करना है? ज़्यादा प्रोडक्शन केस में क्या करें? उसे हम वेस्ट करने के बजाय कोल्ड स्टोरेज में रखें, कोल्ड स्टोरेज में रखें तो क्या ऐसी कनेक्टिविटी के लिए प्रोक्योर करें, आपसे किसान से खरीद के रेट एक फिक्स रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखें। उसके कोल्ड गेहूँ तो खराब जल्दी नहीं होते, जो जल्दी खराब होने लगते कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप बस से प्लांटेशन प्रोडक्ट में नहीं बोले। आपको जो टमाटर है, प्याज है, तो खराब होते तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें, तो उससे क्या हो, एक्सपोर्ट करता है, वो हमारी वेस्ट ना हो, वेस्टेज ना हो। इंडिया में एक डेटा 30 से 40 हजार करोड़ का प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खराब हो जाता है, तो उससे हमको टैकल करना है, कॉम्बैट करना है। चौथा पॉइंट है प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज तो हम सेकेंडरी सेक्टर में बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो क्या सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से ही देश ग्रो होगा? आप ग्रो करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है? लोग कम काम करेंगे, कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, सब काम तो मशीनरी से ही होगा, मशीन से ही हो जाएगा। जो सारे काम है देखेंगे मशीन सारे, जहाँ एक गड्ढा करने के लिए 10 मजदूर चाहिए होते थे, 10 मजदूर की रिक्वायरमेंट होती थी, आप आज जैसे भी बुलाते हैं 1 घंटे में करके चलेगी। तो क्या एम्प्लॉयमेंट तो कहाँ से मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो क्या करें? अपने गाँव में ही छोटा रोजगार दें, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। ये देखना अब इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ। अब गाँव में बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, वो डेवलप हो, एटलीस्ट लोग स्वस्थ रहे, गंदा पानी ना पिए, डेंगू चिकनगुनिया जो प्रॉब्लम है उससे कॉम्बैट कर पाए, टैकल कर पाए। तो उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। एजुकेशन रहेगा तो हम शिक्षा के बारे में, एजुकेशन है तो हॉस्पिटल की क्या नीड है उसके बारे में हम जानेंगे, जो और भी सब्सिक्वेंट चीज़ें हैं उसके बारे में जानने को मिलेगी। तो क्या करना है, हम इन 5 पॉइंट को देखेंगे तो क्या इससे सारे में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, सबसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के मौके मिलेंगे। तो हमें यही इकोनॉमी में या किसी सब्जेक्ट में और कोई प्रॉब्लम है या लाइफ में है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, आपको सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, उन्हें देखना है। सेम उसी तरह इकोनॉमी में मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी, ये प्रॉब्लम्स है, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, उसको अलग अलग एंगल से देखा, उसके बाद में क्या करना है, उसके सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूशन दिखिए, मैं आपको इसको डिटेल में डिस्कस करना है। आप बस ये 5 पॉइंट लिख लें, अब आप इसको डिटेल बता सकते हैं, बस ये आपको एक पॉइंट याद होने चाहिए। क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर, चीप क्रेडिट, बस एक पॉइंट लिखें, एग्जाम्पल लिखें, इनफ है, आपको याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। ये बस आपको ये चैप्टर, ये जो क्लास चलता है आपको इस तरह नहीं पढ़ना है, बस मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको डीपली इनकलकेट करना है माइंड में, ये चीज़ें होती क्या है, ये सोसाइटी में कैसे काम करती हैं, हम क्या करें इस प्रॉब्लम से
निकल सके, अच्छा काम करे, अच्छा ग्रोथ हो। सेम उसी तरह मैंने आपके पॉइंट बताया था, आप इसको रिवीजन करेगा। मुझे कल आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, उसके बाद एक क्लास जाएगी, मतलब मैं इसे वाइंड अप करूँगा। आप इसको रिवीजन जरूर करिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको जो पॉइंट्स आएंगे आप उसको प्रैक्टिस करें लिखने की, आंसर राइटिंग करें और आप इसको रिवीजन करिएगा। बहुत गर्मी है यार, कोई बात नहीं, गर्मी है, स्वस्थ रहिए और हाइड्रेट रहिए, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए। चलिए तब तक मैं चलता हूँ, अब इसको रिवीजन कर लिया, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और 2 क्लासेज और बची इसमें, तो कल कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में आगे बढ़ने की ओर देखिए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।